चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक, और फिर उसके बाद कैपेसिटेंस के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या होता है पोटेंशियल, कैसे डिफाइन करते हैं? तो पोटेंशियल हम लोग डिफाइन करते हैं, देखिए सुनिए पहले, ये है हमारे पास कोई एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट चार्ज हो, रिंग हो, डिस्क हो, डाइपोल हो, ठीक है। इसका क्या नाम निकाल रहे हैं, इसे कह रहे हैं दिस इज सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, हमारे कोर्स में क्या है ये सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो पॉइंट चार्ज है, डाइपोल है और शेल है, ठीक है ना। अब इस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या होगा, तो इसके आस पड़ोस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना। तो हम लोग चले जाते हैं इस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल से बहुत दूर, इधर इंफिनिटी पर। कहां? इंफिनिटी पर। इस इंफिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम है क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट को हम लोग कहते हैं दिस इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इट इज समथिंग लाइक एक 1 कूलम का टेस्ट चार्ज पार्टिकल है जो कहां पड़ा है, इंफिनिटी पर, यानी सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल से बहुत ज्यादा दूर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से धीरे 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 इधर किसी पॉइंट पी तक लेकर आना है। ओके, इधर किसी पॉइंट पी तक लेकर आना है। तो आप चूंकि एक एक्सटर्नल एजेंट है, इधर लेकर आने के लिए आपका जो फोर्स है, मैं आपके फोर्स को एक एक्सटर्नल फोर्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आपको इधर क्यू फोर्स लगाना पड़ा। एज्यूमिंग सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू बी पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ऐसा लगा होगा। तो आपको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से इधर खींच कर लेकर आना है। तो आपने लगाया फोर्स, आपने किया डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपने किया है वर्क। तो ये जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, कहां से कहां तक का, इंफिनिटी से पॉइंट पी तक का, ये वर्क डन नहीं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब ये जो वर्क डन है इसको चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए। इस चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी, यानी वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट पी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल बाय एन एक्सटर्नल एजेंट स्लोली। यानी कि इस चार्ज पार्टिकल को आपने कैसे मूव कराया है, बिल्कुल स्लोली मूव कराया है। स्लोली बोल दीजिए या काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 बोल दीजिए, एक ही बात है। स्लोली इज सेम एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। आई बात समझ? ठीक है, ओके। अब आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स यदि पॉजिटिव है, सॉरी, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क यदि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नेगेटिव होगा। तो आप इसी चीज को लिख सकते हैं दिस इज सेम एज माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी पर यूनिट चार्ज बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसका वर्क था, तो ये बाय एक्सटर्नल एजेंट था। एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल को हटा करके मैंने इलेक्ट्रिक लिखा है तो माइनस साइन लगा दिया है। This is same as electrostatic potential at point P। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यदि हम लोग लगाएं वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या लगा दें, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें यह बताता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क इज माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क, इसीलिए मैंने यहां माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, आपको ये माइनस साइन पसंद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम पी टू इंफिनिटी, फ्रॉम पी टू इंफिनिटी पर यूनिट चार्ज, दिस इज सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ये जो पी से इंफिनिटी का वर्क है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क है। ठीक है, माइनस हटाने के लिए मैंने क्या किया, लिमिट चेंज कर दिया, इंफिनिटी टू पी माइनस टाइम के साथ इज सेम एज पी टू इंफिनिटी। सिंपल। तो ये डेफिनेशन है, ये फॉर्मूले, मतलब ये एक्सप्रेशन है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ओके ना। हाँ, पोटेंशियल आगे बढ़ने के पहले पोटेंशियल से रिलेटेड एक दो बेसिक बातें और डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि ये जो पोटेंशियल है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये एक स्केलर टर्म होगा। ऐसा ही यूनिट क्या होगा बताइए? तो वर्क डन है जूल, चार्ज पार्टिकल है कूलाम, जूल पर कूलाम। इसी जूल पर कूलाम को हम लोग वोल्ट कहते हैं। ऑलराइट, अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, स्केलर है तो ये स्केलर है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना होगा, तो ये दोबारा से हम लोग कोई एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ले लेते हैं। सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ले लेते हैं। इस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल के आस पड़ोस में कोई दो पॉइंट में मार्क कर लेता हूं, एक है ए, दूसरा है बी। बस वही कहानी है, इंफिनिटी वाले पॉइंट को उठा करके मैं बी पॉइंट पर ले आया हूं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से बी पर कोई एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल को बी से उठाकर धीरे 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 ए तक लेकर आना। तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट चार्ज स्लोली कैसे लेकर आना है? बिल्कुल धीरे धीरे। तो दिस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, सिंपल। अगेन हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? ये तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क इज सेम एज माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट चार्ज। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क लिखना है ना, तो स्लोली लिखने की या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, बी से ए आ रहे हैं, बी से ए आ रहे हैं, तो पहले ए का पोटेंशियल फिर बाद में बी का पोटेंशियल, एक्सटर्नल एजेंट के लिए या माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगेन इस माइनस साइन को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं बताइए? तो माइनस साइन को हटाने के लिए आप लिख सकते हैं दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिमिट चेंज कर देंगे, ए टू बी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज इज सेम एज पोटेंशियल एट ए माइनस टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट बी। ये लीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच का अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है किसी एक्सटर्नल एजेंट का, जब आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्लोली लेकर आते हैं। ठीक है, ओके, ये एक्सप्रेशन समझ आ गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी वही बात है, स्केलर है, ऐसा यूनिट वोल्ट है, यानी कि जूल पर कूलाम है। ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूं, ठीक है, देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहां पर है हमारे पास एक पॉइंट चार्ज। ठीक है, आप अपने इस पॉइंट चार्ज को अपना सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं, यानी इसकी वजह से आपको पोटेंशियल निकालना है। ये सोर्स चार्ज मतलब इसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है और इसकी वजह से सोर्स चार्ज से लेट से आर डिस्टेंस आगे इधर किसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चले जाते हैं इन्फिनिटी पर, ये इन्फिनिटी है। यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल पकड़ा Q0, और इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से धीरे 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 इधर किसी पॉइंट पी तक लेकर आ रहे हैं। ऐसा करने में जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो वर्क डन निकाल लेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाल लेंगे, और जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा वही हमारा पॉइंट पी पर पोटेंशियल होगा। तो वर्क डन जब आप निकालने जाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन लगातार बदल रहा है। सेपरेशन लगातार बदलेगा तो फोर्स लगातार बदलेगा। तो फोर्स कांस्टेंट हुआ या वेरिएबल हुआ? वेरिएबल हुआ। तो वेरिएबल फोर्स के लिए आप सीधा वर्क डन निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? हम लोग ये करते हैं कि इन जनरल ये चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर यहां से कुछ x डिस्टेंस की दूरी पर था सोर्स चार्ज से, तो उस समय एक बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराया dx। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में एक छोटा सा वर्क हुआ होगा dw, ठीक है। और ये छोटा सा वर्क किसके बराबर होगा? तो छोटा सा वर्क होगा F एक्सटर्नल डॉट dx के बराबर, है ना? आई बात समझ? तो ऐसे सभी छोटे 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 छोटे
डिस्प्लेसमेंट में होने वाले सभी छोटे 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 वर्क को जोड़ देंगे, हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। आई बात समझ? यानी ऐसे सभी छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट को जोड़ना है, मतलब इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? तो इंफिनिटी से पॉइंट P तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। ये वर्क डन आप किसका निकाल रहे हैं? एक्सटर्नल एजेंट का। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसा लिखिए, या आपका मन करे आप इसी को लिख लीजिए माइनस टाइम्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैट डॉट dx। ठीक है, यदि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा है, माइनस साइन लगाया है, तो इंफिनिटी से rp तक। माइनस साइन हटाने के लिए क्या करेंगे? माइनस साइन हटाने के लिए rp से इंफिनिटी लिमिट उल्टा कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट dx। आई बात समझ? ठीक है, तो चलिए आइए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये? तो dw का इंटीग्रेशन इज w। फोर्स कितना हो गया? तो फोर्स हो गया, सॉरी ये माइनस साइन हटा दिया है, यहां से माइनस साइन हटा दिया है। ठीक है, माइनस साइन हटाया तभी ये लिमिट उल्टा किया है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K कैपिटल Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये लिमिट हम लोग डालेंगे r से इंफिनिटी तक। तो कैपिटल के Q नॉट है बाहर, ये -2 पर चला गया, तो x रेज टू दी पावर -2। तो हमें इंटीग्रेट क्या करना है? हमें इंटीग्रेट करना है x रेज टू दी पावर -2 dx इंफिनिटी, सॉरी r से इंफिनिटी तक। तो ये k ठीक है, कैपिटल Q ठीक है, Q नॉट ठीक है। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, r से इंफिनिटी तक। तो ये हमारे पास आ रहा है k कैपिटल Q नॉट माइनस टाइम्स ऑफ 1/x r से इंफिनिटी, डाल दीजिए लिमिट। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है k कैपिटल Q नॉट, पहले अपर लिमिट यानी -1/इंफिनिटी माइनस टाइम्स ऑफ लोअर लिमिट 1/r। ठीक है, तो ये 1/इंफिनिटी तो 0 हो गया। इसके आगे का मैं इधर लिख रहा हूं कि ये वर्क डन हमारे पास कितना आ गया? तो वर्क डन आ गया k Q नॉट बाई r। यदि ये वर्क डन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, यानी पोटेंशियल आ गया है KQ/r। पोटेंशियल कितना आ गया बताइए? KQ/r। तो ये एंड रिजल्ट भी याद रखना है, छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी याद रखना है। आपको एक और बात याद रखना है कि जब कोई न्यूमेरिकल वगैरह आप बनाएंगे तो इसमें चार्ज को हमेशा विथ साइन डालेंगे। कैसा डालेंगे? साइन के साथ। यदि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, इसका वेरिएशन भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो y एक्सिस के अलोंग है पोटेंशियल, x एक्सिस के अलोंग है डिस्टेंस। तो पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ये वेरिएशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर था, और पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। ठीक है, ये ग्राफ भी ध्यान रखिएगा, सीबीएसई में पहले पूछा जा चुका है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ चलिए, अगला है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल क्या है याद तो है ना? डाइपोल हुआ करता था हमारे पास एक न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल फाइनाइट सेपरेशन पर पड़े होते थे। तो यही सिस्टम हमारा कहलाता था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस डाइपोल के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जो दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज मल्टीप्लाइड विथ सेपरेशन बिटवीन देम होता था। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज ले लिया Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज Q इंटू R हो गया। ठीक है, तो हमें अब इसी डाइपोल की वजह से पोटेंशियल डिफाइन करना है उसके एक्सियल पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो इस डाइपोल की वजह से हम लोग एक्सियल पॉइंट पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने जा रहे हैं। ये है हमारे पास एक डाइपोल, जहां पर ये है हमारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने 2L ले लिया है। 2L ले लिया तो डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L लिख लूंगा। ये है डाइपोल की एक्सिस, डाइपोल के लेंथ के अलोंग की जो लाइन होती है दैट इज एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो एक्सिस पर हम लोगों ने कोई एक जनरल पॉइंट P ले लिया है। चलिए P से कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे,
इसको ए कर देता हूं, ए, ठीक है। ए इज जस्ट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ए है वो डाइपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस आगे है। तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस एल, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस कितना होगा, सॉरी, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से सेपरेशन x माइनस एल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से सेपरेशन x प्लस एल होगा। तो यदि आपको एक्सिस के किसी पॉइंट A पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है, नेट, तो आप क्या करेंगे, आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से भी पोटेंशियल लिखेंगे और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से भी पोटेंशियल लिखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर टर्म है। तो नेट पोटेंशियल लिखने में कोई झंझट तो है नहीं, कोई वेक्टर अलजेब्रा नहीं लगाना है, सीधा लीनियरली फॉर्मूला लिखिए, जोड़ दीजिए। तो पॉइंट ए पर इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल इज के क्यू बाई एक्स माइनस एल है, प्लस के माइनस क्यू बाई एक्स प्लस एल। यहां से के क्यू हम लोगों ने निकाला बाहर, तो ये क्या गया हमारे पास बताइए, 1 अपॉन एक्स माइनस एल माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एल, ठीक है। तो ये लीजिए, इसके आगे का मैं इधर लिख दूं कि जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी है ये के क्यू, तो ठीक है, ये क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है x प्लस एल माइनस एक्स प्लस एल डिवाइडेड बाई ये x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, ये कितना हो जाएगा, तो दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये x से x कैंसिल आउट होगा, तो ये आ रहा है के क्यू इंटू एल प्लस एल इज 2l बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये लीजिए, ये है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इसी Q इंटू 2L को हम लोग क्या बोलते हैं, P। तो V नेट इज के पी बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हमें पता है कि डाइपोल में ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो इस x के मुकाबले काफी छोटा है, वो इस x के मुकाबले काफी छोटा है। तो एज x इज मच मच ग्रेटर देन L, तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज Kp बाई एक्स स्क्वायर, Kp बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डाइपोल आपके सिलेबस में वो इकलौता बॉडी है जिसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेपरेशन था और पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, कहां पर, एक्सियल पॉइंट पे हम लोगों ने निकाला है अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पर बात कर लेते हैं, ठीक है, समझ गया ना। तो ये लीजिए, ये हमारे पास फिर से कोई एक डाइपोल, डाइपोल के पास जो दोनों चार्जेस हैं वो माइनस क्यू और प्लस क्यू है, दोनों के बीच का सेपरेशन है 2l। इक्वेटोरियल लाइन कहने का मतलब वो लाइन जो डाइपोल को बाइसेक्ट करता हो। तो उस इक्वेटोरियल लाइन पर हम लोगों ने यहां पर कोई एक पॉइंट ले लिया है a, ये पॉइंट a की इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस निकाले तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, क्योंकि डाइपोल के सेंटर से ये पॉइंट x डिस्टेंस आगे है और ये डाइपोल की टोटल लेंथ l है, तो ये वाली लेंथ भी l और ये वाली लेंथ भी तो l के बराबर होगी। तो इस पॉइंट A पर यदि आप नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू के क्यू बाई ये डिस्टेंस विच इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल की इस पॉइंट A से डिस्टेंस सेम होने की वजह से दोनों की वजह से बनने वाला पोटेंशियल सेम होगा। तो इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा। सिर्फ इक्वेटोरियल लाइन नहीं, कल को एक ऐसा प्लेन ड्रॉ कर दिया जाता है तो इस प्लेन को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन बोलेंगे। तो इस इक्वेटोरियल प्लेन में, मतलब वो प्लेन जो डाइपोल को बाइसेक्ट कर रहा है, इस इक्वेटोरियल प्लेन में कहीं पर भी आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, तो इस पॉइंट की सेपरेशन जो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से होगा उतना ही सेपरेशन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से होगा। तो इस पूरे इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब क्या है, तो मैं यदि इक्वेटोरियल प्लेन पर दो पॉइंट ले लेता हूं x और दूसरा पॉइंट y, ये दोनों पॉइंट कहां है, इक्वेटोरियल प्लेन पर है। फिर मैं यदि कल को आपसे ऐसा पूछ लूं कि इस इक्वेटोरियल प्लेन पर एक चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q को x से y तक लेकर जाने का वर्क कितना होगा, कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम x टू y इज इक्वल टू वो चार्ज जिसको आप मूव करा रहे हैं q इंटू पोटेंशियल एट y माइनस टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट x। तो y पर भी पोटेंशियल जीरो है, x पर भी पोटेंशियल जीरो है, तो इस पूरे चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इक्वेटोरियल प्लेन में लेकर जाने का वर्क कितना होगा, जीरो।
सिंपल, समझ गए ना? ठीक है, चलिए आइए, एट एनी जनरल पॉइंट। तो यहां पर मैंने ले लिया है एक डाइपोल, डाइपोल का नाम है डी और बी। डी पर डाइपोल का नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और बी पर डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। हमें इधर किसी पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये जो पॉइंट पी है वो डाइपोल के सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस की दूरी पर, ठीक है, ये जो पॉइंट पी है वो डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर। तो ये जो आर है, ये आर आपका एल या 2l से काफी ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, ये आर आपका एल या 2l से काफी ज्यादा बड़ा होगा। चलिए, ये जो आर वेक्टर होगा ये डाइपोल मोमेंट के साथ कुछ एंगल बना रहा है, उस एंगल का नाम है थीटा। डाइपोल मोमेंट है ऐसा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और ये आर वेक्टर है ऐसा, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो ये लेंथ एल है, इस एल का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा विच इज एल कॉस थीटा, ठीक है, और एल का ये वाला कंपोनेंट एल साइन थीटा होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। फिर ये एल है, ये एंगल थीटा है, तो एल का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एल कॉस थीटा आएगा, ये डिस्टेंस, ठीक। मैंने क्या किया है, तो पॉइंट ए से पी तक की डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, या पॉइंट पी से सी तक का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यदि आपको पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखना है, तो पॉइंट पी पर पोटेंशियल इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यही होगा ना। तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से यदि पोटेंशियल लिखना है, तो दिस इज के क्यू बाई इस पॉइंट पी से ये पॉजिटिव चार्ज तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो पॉइंट पी से पॉजिटिव चार्ज तक का जो डिस्टेंस है वो पीबी है, ठीक है। लेकिन चूंकि पॉइंट पी काफी ज्यादा आगे है, तो डिस्टेंस पीबी को आप लगभग पी ए के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। पीबी को किसके बराबर मान सकते हैं? पी ए के बराबर मान सकते हैं। तो मैं ये डिस्टेंस पी ए लिख दूं, ओके। मैं ये मान रहा हूं कि जो डिस्टेंस पी बी है दिस इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज डिस्टेंस पी ए। सिमिलरली इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से जब आपको पॉइंट पी पर डाइपोल का पोटेंशियल लिखना है, नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल लिखना है, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगा पीडी। तो डिस्टेंस पीडी विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम एज पीडी इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज पीसी लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लेंथ काफी छोटा है, तो यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाला है, तो ये डिस्टेंस एपी इज सेम एज पीबी बोल रहा हूं। सिमिलरली डिस्टेंस सीपी इज सेम एज डीपी बोल रहा हूं, ठीक है। ये डिस्टेंस होगा कितना? तो डिस्टेंस पी ए इज इक्वल टू, ये पूरा डिस्टेंस आर था, तो ये आर माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। और ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? तो ये पूरा डिस्टेंस आर प्लस एल कॉस थीटा, ओके। तो ये देखिए दिस इज प्लस के माइनस क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो दिस इज पी सी लिख रहा हूं। चलिए यहां से के क्यू हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो दिस इज 1 अपॉन पी ए, पी ए की जगह लिख रहे हैं आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। बताइए कितना आ गया? तो ये के क्यू तो ठीक है, आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास आ गया है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो बताइए जरा कितना आ रहा है? ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज के इंटू क्यू इंटू 2l कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये Q इंटू 2l क्या है? Q इंटू 2l हमारा डाइपोल मोमेंट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज K इंटू P इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ही सीधा लिख दूं, एज्यूमिंग R टू बी मच मच ग्रेटर देन L, ठीक है। R तो हमारा काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है, यही हम लोगों ने स्टार्टिंग में ले रखा है, समझ गए ना। तो इस पॉइंट P पर जो हमारे पास पोटेंशियल का जनरल एक्सप्रेशन है वो है Kp cos थीटा बाई R स्क्वायर, समझ गए, ठीक है। एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं। ये हमारे पास डाइपोल था, डाइपोल की लेंथ कितनी है? 2l। तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है? डाइपोल मोमेंट है Q इंटू 2l। ये कोई एक जनरल पॉइंट है P जो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस आगे है, और इस r वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। तो इस L के दो कंपोनेंट रिजॉल्व कीजिए, एक L cos थीटा ऐसा और दूसरा L cos थीटा ऐसा। क्योंकि पॉइंट P काफी ज्यादा ऊपर है, तो PA और PB बराबर होंगे, PA और PB बराबर।
सिमिलरली पीसी और पीडी बराबर होंगे। आप इस पीए को लिख सकते हैं आर माइनस एल कॉस थीटा, पीसी को लिख सकते हैं आर प्लस एल कॉस थीटा। पॉइंट पी पर बनने वाला पोटेंशियल दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से है। ये डिस्टेंसेस की वैल्यू पुट कीजिए और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बताइए क्या होता है फॉर्मूला। चलिए आइए, अगला जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल ड्यू टू सेल। सेल कहने का मतलब है ये एक हॉलो स्फीयर है, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर एयर है, कैविटी है। ठीक है, जो चार्ज है ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडी है। ठीक, इसकी अपनी खुद की रेडियस है आर, और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्म नेचर का, यानी पूरे सरफेस के हर बराबर बराबर सरफेस एरिया पर बराबर बराबर चार्ज। ठीक है, हमें क्या करना है, तो हमें पोटेंशियल निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ए पर पोटेंशियल के बारे में। ये पॉइंट ए इस स्फेरिकल सेल के बाहर का कोई पॉइंट, बाहर का, यानी पॉइंट ए इज आउटसाइड का कोई पॉइंट, आउटसाइड का पॉइंट है, यानी इसके लिए ये जो आर है दिस इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो सबसे पहले यदि आपको पोटेंशियल आउटसाइड के किसी पॉइंट पर निकालना है तो डेफिनेशन तो बिल्कुल सेम है। पॉइंट ए पर पोटेंशियल चाहिए तो चले जाइए इंफिनिटी पर, और इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को धीरे 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 पॉइंट ए तक लेकर आ जाइए। चलिए देखिए इधर, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या डिफाइन करेंगे, इंफिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए तक लेकर आएंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन को चार्ज क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। तो मान लीजिए ये इंफिनिटी है, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है क्यू नॉट, इस क्यू नॉट को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लेकर आइए। ठीक है, तो ऐसा करने में जो टोटल वर्क डन होगा, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी टू पॉइंट ए पर यूनिट चार्ज, किसका वर्क है ये, किसी एक्सटर्नल एजेंट का। कैसा वर्क है ये, तो स्लोली वर्क है। दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं बताइए, तो माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट। ये माइनस क्यों लगा दिया, माइनस मैंने लगा दिया ताकि मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क लिख सकूं। दिस इज पॉइंट ए का पोटेंशियल। ठीक है, माइनस साइन हटाने के लिए हम लोग लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू इंफिनिटी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये जो वर्क डन है, तो यही वर्क डन हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। एफ को हम लोग लिख लेते हैं क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर बाई क्यू नॉट। दिस इज पॉइंट ए का पोटेंशियल। कहां से कहां, तो ये जो डिस्टेंस है, ये सेपरेशन मैंने स्मॉल आर लिख रखा है, तो दिस इज आर टू इंफिनिटी। ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो वही इंटीग्रेशन आ गया जो हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए किया है ना भाई। यही काम तो हम लोगों ने किया था कि दिस इज, मतलब ये सेल के लिए किसी जनरल डिस्टेंस पर, मतलब सेल के सेंटर से यदि आप कुछ एक्स डिस्टेंस आगे चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये डी आर ना लिख के मैं डी एक्स लिख देता हूं इसको, डी एक्स। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। कहां से कहां, आर से इंफिनिटी। दिस इज इक्वल टू पॉइंट ए का पोटेंशियल। ठीक है, तो आप के क्यू बाहर ले लीजिए, एक्स रेज टू दी पावर -2 ऊपर आ जाएगा, लिमिट डाल देंगे। मैं डायरेक्ट लिख दूं कि पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी सेम एज पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर के बराबर होगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन के अंदर का रिजल्ट सेम है ना, वही जो पॉइंट चार्ज वाला भी जस्ट किया। तो पॉइंट ए पर भी पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर के बराबर होगा। ठीक है, इस सेल पर यदि बिखरा हुआ चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, सेल के पास चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। समझ गए। इसी रिजल्ट को यूज करके यदि आपसे कोई पूछ ले कि मुझे पोटेंशियल ऑन दी सरफेस बताओ, कहां पर, सरफेस पर, तो सरफेस के लिए बस ये इंटीग्रेशन में लिमिट हम लोग चेंज करेंगे। दिस इज कैपिटल आर से इंफिनिटी इंटीग्रेशन ई डॉट डी एक्स, दिस इज पोटेंशियल ऑन दी सरफेस। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर के बराबर। ठीक है, तो सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो के क्यू बाई कैपिटल आर है, आउटसाइड वाले पॉइंट के किसी पॉइंट, मतलब आउटसाइड वाले किसी पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू बाई स्मॉल आर के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि इनसाइड के किसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना हो, ये यहां पे कोई एक पॉइंट है जो सेंटर से अगेन स्मॉल आर डिस्टेंस है, इस पॉइंट का नाम मैं कुछ बी निकाल लेता हूं, पोटेंशियल एट पॉइंट बी।
ये इनसाइड का पॉइंट है, इनसाइड से मेरा मतलब है स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल। तो इनसाइड पर पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे? तो पोटेंशियल इज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी पर यूनिट चार्ज, यही होगा ना। अब ये जो इंफिनिटी से पॉइंट बी तक आने का टोटल वर्क डन है, इस वर्क डन को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। कौन से दो पार्ट में? तो दिस इज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू सरफेस पर यूनिट चार्ज प्लस वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम सरफेस टू इनसाइड का पॉइंट बी पर यूनिट चार्ज। ऐसा कि इंफिनिटी से पॉइंट बी तक चार्ज पार्टिकल को लेकर आना है, उसी का वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल है। तो वो वर्क डन दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, पहले इंफिनिटी से सरफेस तक कैलकुलेट कर लीजिए, फिर सरफेस से इनसाइड वाला कैलकुलेट कर लीजिए। तो फिर याद आया कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता है, यदि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता है तो सरफेस के अंदर इस चार्ज पार्टिकल को जब आप मूव कराएंगे तो कोई फोर्स भी नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा तो कोई वर्क नहीं होगा। तो ये सरफेस के मतलब सरफेस से इनसाइड तक का वर्क कितना है? 0 है। सरफेस से इनसाइड का वर्क 0 है, इसका मतलब जो भी वर्क करना पड़ रहा है वो इंफिनिटी से सरफेस तक आने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। और इंफिनिटी से सरफेस तक आने का वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो जो पोटेंशियल ऑन दी सरफेस है वही सेम है पोटेंशियल इनसाइड पर, वही सेम कहां पर पोटेंशियल है? इनसाइड पर। तो दिस इज सेम एज KQ बाई कैपिटल R। यानी सेंटर पर, सेंटर के ऊपर, नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, कहीं पर भी जब तक आप सरफेस तक ना पहुंच जाएं, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। यानी आप इस पोटेंशियल का यदि ग्राफ बनाएं डिस्टेंस के साथ, y एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल, x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो जब तक सेंटर से आप सरफेस तक नहीं आ गए तब तक पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट, और आउटसाइड वाले पॉइंट पर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इनसाइड वाले रीजन में पोटेंशियल कैसा है? कांस्टेंट, और आउटसाइड वाले रीजन में पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझ गए यहां तक? नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। दोनों के बीच का रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए। ये डिराइव कर सकते हैं, क्या होता है रिलेशन बताइएगा। ये हमारे पास कोई एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसने एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने दो पॉइंट्स ले रखा है, इन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन कितना है? dx, एक इनफाइनाइटली स्मॉल सेपरेशन दोनों के बीच का। ओके, तो मुझे इन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यदि डिफाइन करना हुआ तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q0, इस चार्ज पार्टिकल को एक छोटे से डिस्टेंस से मूव करा दीजिए। इस छोटे से डिस्टेंस से मूव कराने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट को ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा। रीजन बीइंग, यहां पर यदि ये चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऐसा लग रहा है, ये मानते हुए। ठीक, तो एक छोटा सा वर्क dw क्या लिखेंगे बताइए? ये छोटा सा वर्क dw इज इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट dx, यही लिखेंगे ना? ठीक है। हमें पता है कि ये एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट dx लिख देता हूं, चलेगा? ओके, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दिस इज इक्वल टू Q0 इंटू E डॉट dx के बराबर। ठीक है, दिस इज dw। तो ये चार्ज पार्टिकल यदि मैं इधर ले आऊं, दिस इज dw बाई Q0, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ E वेक्टर डॉट dx वेक्टर। अब ये dw बाई Q0 क्या है? तो आप बोलेंगे इस इंफिनिटी से इधर किसी पॉइंट तक इस चार्ज पार्टिकल को लेकर आने का जो टोटल वर्क डन था, मतलब जो एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ता था इंफिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को लेकर आने का, तो वो टोटल वर्क डन बाय चार्ज, मतलब टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता था इन दोनों पॉइंट के बीच का। इसमें ये दूसरा पॉइंट इंफिनिटी था तो वहां पर तो पोटेंशियल 0 ही होता था। मेरे कहने का मतलब है फाइनाइट अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, तो एक फाइनाइट पोटेंशियल डिफरेंस था। अब ये इनफाइनाइटली स्मॉल वर्क है बाय चार्ज Q0, तो ये इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का इनफाइनाइटली स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस dv होगा।
तो ये एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस dV इज माइनस टाइम्स ऑफ E डॉट dx मैंने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, ये dx को आप चाहें तो dr भी लिख सकते थे, ठीक है, उसमें कोई वैसी दिक्कत वाली बात है नहीं। ये dx या dr डिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो dv इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ E डॉट dx। अब यहीं से यदि आपको किसी दो पॉइंट के बीच का मतलब फाइनाइट वैल्यू कैलकुलेट करना हो पोटेंशियल डिफरेंस का, तो आप इसे इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dx लिख देंगे, ठीक है। तो ये उन दो पॉइंट्स के बीच का जो फाइनाइट वैल्यू होगा पोटेंशियल डिफरेंस का वो आ जाएगा, मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ E डॉट dx। तो ये रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, ठीक। अब मोस्टली हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सिलेबस में मोस्टली यूनिफॉर्म कांस्टेंट। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होगा तो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट चीजों को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लेकर आ सकते हैं। तो dV यानी डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ये माइनस E बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन किसका रह गया, dx का, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका रह गया, dx का। इस dx को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं किसी जनरल डिस्टेंस 0 से d के लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ E डॉट d लिख सकते हैं। तो ये लीजिए, ये रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है फिर तो यहीं तक का रिजल्ट वैलिड। इसके आगे का मैंने ये मानते हुए किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो उसे इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया, ठीक है ना। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा V बाई d, ठीक है। ये याद रखिए और ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। तो सुनिएगा, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे, मतलब ये E और dx दोनों यदि पॉजिटिव हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा हमारा 0 है, जिधर E है उधर ही हम लोग dx ले रहे हैं। तो dv नेगेटिव है, dv नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर यदि आपने पोटेंशियल V ले रखा है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल V प्लस dv होगा और ये dv नेगेटिव होगा। मेरे कहने का मतलब है आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। या तो ऐसा याद रख लीजिए या इसी बात को ऐसा याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ डायरेक्टेड होता है। ओके, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, तो माइनस साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, समझ गए ना। E dx थीटा सब कुछ पॉजिटिव है फिर भी dv नेगेटिव है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है। चलिए आइए, अगला टॉपिक है हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। नाम से ही समझ में आता है, इक्वी मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, जिसे हम लोगों ने पहले डिफाइन कर लिया है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस सिंपली कहने का मतलब है कि एक ऐसा रियल या इमेजिनरी सरफेस, रियल भी होते हैं इमेजिनरी भी होते हैं, जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा होता है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा होता है। तो यही रियल या इमेजिनरी सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। मेरे कहने का मतलब है यदि पोटेंशियल यहां पर V है तो यहां पर हर जगह पोटेंशियल कैसा होगा, V होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिएगा कि एनी रियल और इमेजिनरी सरफेस for which value of electric potential is same everywhere on the surface, ठीक है। ओके,
हम लोगों ने इसके पहले किसी सेल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला था, कंडक्टर की वजह से, है ना। तो उसके सरफेस पर इनसाइड के किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल था हमारा कांस्टेंट था, और उसके पीछे का यदि लॉजिक ध्यान हो तो उस कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी थी, 0, ठीक है ना। तो मैं एक बात यहां से बिल्कुल श्योर होके बोल सकता हूं, वो ये है कि यदि ये हमारा एक कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर, तो यदि ये बॉडी कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नहीं, ये तो पहले ही पढ़ लिया पिछले यूनिट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो यहां पर यदि मैं कोई दो पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट x है, दूसरा पॉइंट y है, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां डायरेक्टेड होता है, पिछले टॉपिक में किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा डायरेक्टेड होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पॉइंट x का पोटेंशियल विल बी सेम एज पॉइंट y का पोटेंशियल, ठीक है। तो कोई सा भी जो कंडक्टर होता है वो हमेशा एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है, यानी इसके अंदर बाहर सरफेस के किसी भी पॉइंट पर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विल बी सेम हर जगह, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इस कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज, बताइए। प्रॉपर्टीज सुनिए, प्रॉपर्टी नंबर 1, जैसे ये हमारे पास एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यानी कि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम। तो यहां पर यदि मैं कोई दो पॉइंट ले लेता हूं फिर से x और y, ठीक है, तो इस xy के अक्रॉस यदि मैं बोलूं कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q0 और इस चार्ज पार्टिकल को मुझे x से y तक लेकर जाने का वर्क बताइए, क्या बताइए, वर्क बताइए। तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम x टू y इज इक्वल टू, आप ऐसा बोलेंगे कि यदि एक कूलाम के चार्ज पार्टिकल को मूव कराना होता x से y तक तो वर्क डन होता पोटेंशियल एट y माइनस टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट x। अभी आप किसे मूव करा रहे हैं, आप Q0 को मूव करा रहे हैं, तो एक कूलाम के चार्ज पार्टिकल को मूव कराने का जो भी वर्क है उसे Q0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। फिर ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, कैसा सरफेस, इक्वी पोटेंशियल, इसका मतलब है कि पॉइंट x का पोटेंशियल है सेम एज पॉइंट y का पोटेंशियल, तो ये वर्क डन कितना आएगा बताइए, 0 आएगा। यानी किसी चार्ज पार्टिकल को एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, ठीक। अब वर्क नहीं करना पड़ रहा है तो इसे फिर इसी वर्क को दूसरे स्टाइल से हम लोग ऐसा लिख सकते थे कि ये जो वर्क डन होता है, दिस वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर होता है, राइट। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट डी आर होता है, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर होता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी वर्क डन 0 है। तो ये वर्क डन कब 0 होगा, तो आंसर है उसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। भाई ये वाली चीज इंटीग्रेशन 0 है तो ये कब 0 होगा, क्यू नॉट 0 है क्या, नहीं। डी आर या इंटीग्रेशन डी आर 0 है क्या, नहीं। आप इसी चीज को लिख सकते हैं, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, यही लिखेंगे ना। ये पूरा एक्सप्रेशन दो सिचुएशन में 0 हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए या नहीं तो ये कॉस थीटा 0 हो जाए। तो कॉस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा 90 होगा। समझ रहे हैं। तो यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू यानी कि टोटल वर्क डन हमारे पास 0 है। तो इसके दो पॉसिबल आउटकम बनते हैं। पहली चीज तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो ही ना यहां पर, मतलब ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो वर्क डन कितना होगा, 0। यानी तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यदि है तो ये थीटा 90 है। थीटा किसके किसके बीच का एंगल था, तो थीटा ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल था। फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर कहां लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, या नहीं तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो वो इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी, पहली बात तो ये है कि किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, समझ गए। दूसरी बात कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, यदि होगा तो 90 डिग्री के एंगल पर होगा, समझ गए। ठीक है,
ऑलराइट, तो इसको मैं लिख दूं, लिखवाने की जरूरत है नहीं ना, ठीक। चलिए ये पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ऐसे, क्या दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक सूरत में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कब? जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, सिर्फ तभी कर सकते हैं। वैसे आप आपने क्या भी पढ़ा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि होगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो प्रॉब्लम तो यही आ रहा था ना कि यदि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए तो ये बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और दूसरा सरफेस बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। क्या हो यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई ना, फिर तो कर सकते हैं ना, तो यस कर सकते हैं। तो दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ तभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर फील्ड इंटेंसिटी 0, अदरवाइज कभी नहीं कर सकते, अदरवाइज कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा कि नो टू डिफरेंट इक्वी पोटेंशियल surface can ever intersect each other except the case when electric field at point of intersection is 0, ठीक है। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए तीसरा देखिएगा, थर्ड, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का क्या रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि E is equal to minus times of dV by dr, राइट। dV किसी दो रीजन में पोटेंशियल्स का डिफरेंस है और dr उनके बीच का सेपरेशन है, ऑलराइट। या आपने इसी को लिखा है E is equal to minus times of delta V by delta D, ऑलराइट। तो यहां से हमें क्या समझ आ रहा है कि ये इन दो इक्वी पोटेंशियल के सरफेसेस के बीच का सेपरेशन यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कम हो जाएगी, है ना। तो यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मैं दिखा देता हूं, ठीक है, ऑलराइट। अब इसके लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। देखिए ये पहला सरफेस, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल है V1, ये दूसरा इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल V2, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल V3। अब जैसे जैसे आप इस चार्ज पार्टिकल से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है वहां पे इन दो पोटेंशियल्स के, इन दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V1, और इन दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं डेल्टा V2, ठीक है। तो मैंने जानबूझकर पर्पसली ये जब आप इस चार्ज पार्टिकल से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है वहां पर दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो सेपरेशन ये डेल्टा V2 के करस्पॉन्डिंग जो बनने वाला सेपरेशन है वो डेल्टा R2 लिख देता हूं, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसको हम लोग डेल्टा R1 लिख देते हैं। तो मैंने डेल्टा R2 बड़ा दिखाया है, ठीक है, और डेल्टा R1 छोटा दिखाया है, क्योंकि ये डेल्टा R2 वैसे दो सरफेसेस या वैसे दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिफरेंस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है, और डेल्टा R1 वैसे दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। तो आपको क्या याद रखना है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे के ज्यादा क्लोजर हैं, तो वहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस भी एक दूसरे के क्लोज होगा,
और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक है, फील्ड लाइन से एक दूसरे से दूर दूर है, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी एक दूसरे से दूर दूर करके ही रिप्रेजेंट करना है। समझ गए? ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर in region of stronger electric field and distant apart in the region of weak electric field। ठीक है, चलिए, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की टोटल 4 प्रॉपर्टीज है, मैंने 3 पॉइंट में कवर किया है। ठीक है ना? आई होप वाली बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कुछ फेमस एलिमेंट की वजह से जो हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में। पहला पॉइंट चार्ज की वजह से, तो पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा रेडियली आउटवर्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पर हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे? तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस होंगे। यहां पर ये स्फेरिकल सरफेसेस चार्ज के आस पड़ोस में थोड़ा पास पास दिखाना है, और जब आप दूर चले जाएंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थोड़े से दूर दूर ड्रॉ करके दिखाने। ठीक है ना? ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे हैं? तो दीज आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम लोगों ने ड्रॉ किया है किसके लिए? तो इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्ज के लिए। यहां पर हमारे पास पहला पॉइंट चार्ज है ये पॉजिटिव, जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये दूसरा वाला नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का तो रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करना आता है कि पॉजिटिव से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव से निकलकर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक चला गया, ये इधर से इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर आ रही है। ठीक है, देखिए इस रीजन में यदि हम लोग बात करें तो यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाया और नेगेटिव ने अपनी तरफ बनाया। तो ये यदि इस रीजन में बात करें या इस रीजन में बात करें तो यहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है, यहां पर स्ट्रॉन्गर फील्ड है। जब यहां स्ट्रॉन्गर फील्ड है तो यहां पे बनने वाले इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के थोड़े से क्लोज 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 एज कंपेयर टू इधर का कोई पॉइंट। इधर किसी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाया है और इस नेगेटिव चार्ज ने अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर है, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से दूर है। ठीक है, आई बात समझ? तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए ठीक है, ये ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, इसी तरीके से यदि मैं दो इक्वल और ऑपोजिट पॉइंट चार्ज ले लूं जिसमें ये दोनों चार्ज पार्टिकल अभी के लिए मैंने पॉजिटिव ले लिया है, यदि नेगेटिव होता तो बस ये एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती, बाकी सब कुछ ऐसा ही होता। तो अब यहां देखिए, ये दोनों आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। यदि मैं इधर किसी पॉइंट पे बात करूं तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो दोनों चार्ज पार्टिकल ने एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। तो ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है और यहां वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इस पॉजिटिव ने तो इधर बनाया और इस पॉजिटिव ने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बीच में कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए यहां पर, जैसे आप एक बार के लिए समझ सकते हैं, ये वो दूसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा था कि क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए बीच वाले रीजन में यस इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि बिल्कुल मिड पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? 0। बिल्कुल मिड पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो वहां पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर है, दूर दूर क्योंकि फील्ड वीक है, यहां पर पास पास क्योंकि फील्ड स्ट्रॉन्ग। आई होप वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से बनने वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो ऐसा प्लेनर सरफेस होगा, है ना। तो बस ये भी साथ साथ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ऐसी मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कांस्टेंट है, तो इसके लिए बनने वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा प्लेनर होगा। चलिए ठीक है, आगे।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? ये हमारे पास कोई एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या है? ये है कोई एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, इस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ने क्या किया है? तो इसने अपने आस पड़ोस में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, पॉजिटिव होगा तो फील्ड लाइन आउटवर्ड की तरफ होगी, नेगेटिव होगा तो इसकी तरफ होगी। ठीक, इस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से मैं बहुत दूर चला जाता हूं इंफिनिटी पर। ठीक है, और इंफिनिटी पर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, ये एक कूलाम का नहीं है। दिस चार्ज पार्टिकल इज नॉट यूनिट पॉजिटिव। वही आप बोल रहे थे यूनिट पॉजिटिव, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नहीं है। इस क्यू कूलाम के चार्ज पार्टिकल को उठाकर लेकर आइए इंफिनिटी से यहां किसी पॉइंट पी तक। ठीक है, तो जब आप इस क्यू कूलाम के चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से इधर तक लेकर आएंगे तो ऐसा करने में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक, अब ये जो आप वर्क कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव नेचर का फील्ड है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट में किया जाने वाला जो वर्क होता है वो रिकवरेबल होता है, वो बर्बाद नहीं जाता है, वो वेस्ट नहीं होता है। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है इस चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से उठाकर इधर किसी पॉइंट पी तक लेकर आने में, प्रोवाइडेड ये फिक्स्ड था, ये मूव नहीं कर रहा था, ये फिक्स्ड। आप एक बार के लिए ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये भी शुरुआत में इंफिनिटी पे ही था, ये भी कहा था इंफिनिटी पे। ठीक है, तो पहले इंफिनिटी से आप इसको लेकर आए, इंफिनिटी से जब आप इसको लेकर यहां आ रहे थे तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये भी इंफिनिटी पे था, दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था। इसको लेकर यहां से यहां आ गए, कोई वर्क नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं था, कोई फील्ड ही नहीं था तो कोई फोर्स नहीं था, कोई फोर्स नहीं था तो वर्क नहीं था, ये आ गया यहां। अब इसको यहां पे फिक्स कर दिया, अब इंफिनिटी से किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को उठाकर यहां से यहां तक लेकर आए, तो ऐसा करने में जो वर्क करना पड़ा, मतलब ये चार्ज पार्टिकल यहां आ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये जो वर्क डन है, आप बोल सकते हैं कि ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है इन असेंबलिंग द सिस्टम फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। तो इंफिनिटी पर पड़े हुए इन चार्ज पार्टिकल्स को असेंबल करने में किसी एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होगा वही वर्क डन इस सिस्टम के पास, सिस्टम के पास, दोनों में किसी एक के पास नहीं, दोनों के पास ही, यानी सिस्टम के पास वही वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। आई बात समझ? मतलब आप लॉजिकली ऐसे समझ सकते हैं कि इसको आप उठाकर लेकर आए और ये यहां पर लेकर आए इसको। ठीक है, ये फिक्स था, ये फिक्स था। मान लेते हैं इस चार्ज पार्टिकल को ये यहां तक लेकर आए और फिर यहां पे आपने इसे ग्लू से चिपका दिया। मान लेते हैं फॉर सम रीजन वो ग्लू उखड़ गया और आपने जो वर्क किया था वो 10 जूल का वर्क था, मान लीजिए एक बार 10 जूल का था। तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल जब वो ग्लू रिलीज होगा तो 10 जूल की एनर्जी के साथ, यानी 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इधर भागेगा, क्योंकि वही 10 जूल का आपका वर्क था। आई बात समझ? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऐसा लिख लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ठीक है, तो इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन by external agent in assembling the system of electric charges। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और जो दो चार बातें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये पोटेंशियल एनर्जी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पोटेंशियल एनर्जी आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो भी हो सकता है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक स्केलर टर्म होगा जिसकी SI यूनिट जूल्स होगी। ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल्स होगा। इसी को हम लोग एक्सप्रेस भी कर सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, इन मूविंग दी चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू, ये पॉइंट मैंने P लिखा था, दिस इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करेंगे, दिस इज इक्वल टू U फाइनल माइनस टाइम्स ऑफ U इनिशियल। ठीक है, अभी समझ आ गया? देखिए ये ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू
तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा है कि ये यहां पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि इधर इंफिनिटी पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q1। यदि मैं बोलूं कि इस चार्ज पार्टिकल Q1 को इंफिनिटी से उठाकर पॉइंट ए तक लेकर आओ और ऐसा करने में वर्क डन बताओ, तो वर्क डन इन मूविंग दी चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, तो आप बोलेंगे कि 1 कूलाम के चार्ज पार्टिकल को मूव कराना होता तो वर्क करना होता पोटेंशियल एट पॉइंट ए तक के, पोटेंशियल एट पॉइंट ए के बराबर का। यही तो पोटेंशियल की डेफिनेशन थी। अभी आप किसे मूव करा रहे हैं? Q1 को, तो Q1 को मूव करा रहे हैं तो Q1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर याद आया कि ए के आस पड़ोस में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल नहीं है जो पॉइंट ए पर पोटेंशियल बना सके, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल के 0 होने की वजह से इस इंफिनिटी से चार्ज पार्टिकल को उठाकर पॉइंट ए तक लेकर आने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये यहां आ गया कौन? Q1। फिर आए हम लोग दूसरी साइड फिर से इंफिनिटी पर, यहां पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल पड़ा है Q2। इस Q2 को इंफिनिटी से उठाकर फिर से B तक लेकर आइए और A और B के बीच का सेपरेशन है R। A और B के बीच का सेपरेशन कितना है? R। तो अब जब आप इस Q2 को इंफिनिटी से उठाकर B तक लेकर आ रहे हैं तो अब आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि ये Q1 आकर यहां बैठ चुका है, तो Q1 ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में फोर्स है, उस फोर्स के अगेंस्ट में आप वर्क कर रहे हैं। आ रही है बात समझ? तो सिमिलरली यदि मैं लिखूं कि वर्क डन इन मूविंग दी चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, तो आप बोलेंगे कितना वर्क होगा? यदि 1 कूलाम के चार्ज पार्टिकल को लेकर आना होता तो वर्क होता पोटेंशियल एट बी के बराबर का। अभी हम लोग किसे लेकर आ रहे हैं? Q2 को, तो Q2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना होगा? तो बी पर पोटेंशियल इसने बनाया है, ए पर बैठे हुए चार्ज पार्टिकल ने, तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल है हमारे पास KQ1/R इंटू Q2। तो ये लीजिए, ये कितना आ गया? ये आ गया KQ1Q2/R। ठीक है, चूंकि पोटेंशियल हम लोग, अच्छा पहले ये देख लीजिए, तो यही ये जो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है इन असेंबलिंग द सिस्टम, यही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से मेरा मतलब है जब चार्जेस इंफिनिटी पर रखे हुए, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0। ठीक है, तो ये टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम, यदि मैं इसे एक बार के लिए वर्क 1 और इसे एक बार के लिए वर्क 2 बोल दूं, तो टोटल वर्क डन इज वर्क 1 प्लस वर्क 2, दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क 1 तो 0 ही है, वर्क 2 कितना है? तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बस ये वाला वर्क है, विच इज K टाइम्स ऑफ Q1 Q2/R के बराबर। ठीक, चूंकि Q1 Q2 को पोटेंशियल लिखते समय हम लोग साइन के साथ लिखते थे, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय भी इसको Q1 Q2 को आपको ऑब्वियसली साइन के साथ लिखना। सिंपल। तो आगे से आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी किसी आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल का नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम का होता है। तो सिस्टम में कम से कम तो 2 चार्ज होने चाहिए ना। तो आपको बस आगे से समराइज करके ये ध्यान रखना है कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 को मिलाकर हमारा सिस्टम बन गया। तो एक पेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में एक टर्म है, विच इज KQ1Q2/R। तो यदि कल को हमारे पास मल्टीपल पॉइंट चार्जेस आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। हर पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी KQ1Q2/R होगा। यहां Q1 Q2 उन पेयर में प्रेजेंट चार्जेस है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतनी मेहनत करना चाहे तो कर लीजिएगा, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी फॉर मल्टीपल पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए। नेक्स्ट, फॉर 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम, 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। जैसे यहां पर एक पॉइंट चार्ज है Q1, यहां पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, यहां पर एक तीसरा पॉइंट चार्ज है Q3। ये सेपरेशन है X, ये सेपरेशन है Y, ये सेपरेशन है Z। यदि मैं पूछ लूं कि मुझे इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो क्या बोलेंगे? फिर वही मत करने लग जाइए कि इन्फिनिटी पर चार्जेस भेजिए फिर बारी बारी से एक एक करके लेकर आइए। अब आपको एक्सप्रेशन पता है ना, यदि कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, यदि डिराइव करने के लिए आ गया, तो फिर तो बिल्कुल इन्फिनिटी पर चार्ज पार्टिकल को लेकर जाएंगे, W1 W2 W3 कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे, सबको ऐड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन पूछा गया है तो आप बोलेंगे ये रहा पहला पेयर, पहले पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी है KQ1 Q2/X। ये रहा हमारा दूसरा पेयर, इस दूसरे पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी है KQ1 Q3/Z। और ये रहा हमारा तीसरा पेयर, इस तीसरे पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी है
सॉरी ये Q2 था, दूसरा वाला Q2 Q3 बाई वाई के Q2 Q3 बाई वाई प्लस के Q1 Q3 बाई Z, ये खत्म हो गया, ये लिख लिया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 सबको प्रॉपर साइन के साथ लिखना। आई होप ये समझ में आ गया है। ठीक है, लिख लेंगे। ओके, तो आप एक बात और याद रखिएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, चलिए अगली बात ये है कि यदि आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखना हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका एक्सप्रेशन है NC2 यानी n इंटू n माइनस 1/2। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्ज है, n क्या है, तो n इज नंबर ऑफ चार्ज, यहाँ पर टोटल 3 है 3, तो 3C2 की वैल्यू कितनी होगी, 3C2 इज 3 इंटू 3 माइनस 1 2/2। तो टोटल 3 टर्म, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा। ठीक है, इस तरीके से कल को 4 चार्ज पार्टिकल का एक सिस्टम बना दिया जाए तो 4C2 की वैल्यू 6 होगी, तो उसमें 6 टर्म बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी के, यानी 6 पेयर्स बनेंगे। हर पेयर के लिए K Q1 Q2 बाई R आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले 2-3 साल में हर बार इस टॉपिक से सवाल आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इसको समझिए। तो अब ऐसा है कि मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या है, ये एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ने एक ऐसा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां इंफिनिटी पर एक चार्ज पार्टिकल पड़ा है Q1, इंफिनिटी पर पड़े हुए इस चार्ज पार्टिकल को उठाकर इधर किसी पॉइंट A तक लेकर आइए। तो यदि ये एक्सटर्नल या फिर ये सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इस चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से यहां पॉइंट A तक लेकर आने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन चूंकि ये एक बॉडी यहां पड़ी है जिसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इस चार्ज पार्टिकल को उठाकर लेकर आने में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू A, दिस इज इक्वल टू जो भी पॉइंट A का पोटेंशियल है इसे इस चार्ज पार्टिकल Q1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ। पॉइंट A का पोटेंशियल आप कैसे लिखिएगा, तो पॉइंट A का पोटेंशियल बताइए कैसे लिखेंगे। तो पॉइंट A का पोटेंशियल आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपको ये पता है कि dV इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर होता है। आ रही है बात समझ। तो यदि आपको ये पता है, कोई एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट पता है जहां का पोटेंशियल आपको 0 दे रखा है, ठीक है, तो आप उसकी हेल्प से पॉइंट A का पोटेंशियल लिख सकते हैं। यानी कि ये dV यानी उस पॉइंट का पोटेंशियल जहां पर की पोटेंशियल 0 है टू द, और ये 0 पोटेंशियल कहां पर होगा, तो ऑब्वियसली इंफिनिटी पर तो होगा ही सही। तो यानी कि जब ये चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी पर था तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 थी, और वहां से जब इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूं कुछ RA, चार्ज पार्टिकल को उठाकर आप RA तक लेकर आए, तो ये यहां से हमारे पास पोटेंशियल दूसरी साइड पर, ये लिमिट में VA लगा दूंगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं, dV इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ E डॉट dr। ठीक है, तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना 0, और ये पॉइंट A का पोजीशन कोऑर्डिनेट है RA, तो RA पर पोटेंशियल कितना है VA, ये इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहां से हमारे पास पॉइंट A का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ E डॉट dr का इंटीग्रेशन इंफिनिटी से RA तक, मतलब A के पोजीशन वेक्टर तक। ठीक है, ये पहले चार्ज पार्टिकल को लेकर आने का वर्क है। इसी तरीके से अब मैं बोलूं कि यही इंफिनिटी पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल और है Q2, उसको उठा करके यहां से B तक लेकर आइए, और इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो RB है, A और B के बीच का कुछ सेपरेशन है, वो सेपरेशन R है। ठीक, तो अब जब आप इंफिनिटी से इस चार्ज पार्टिकल Q2 को उठाकर पॉइंट B तक लेकर आएंगे तो आपको 2 जनों के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, एक इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो इस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ने बनाया है,
और दूसरा ये Q1, ये Q1 तो यहां आ गया ना इंफिनिटी से, Q1 तो यहां आ गया, ठीक है। तो दूसरा वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, दिस इज इक्वल टू, ये वो चार्ज पार्टिकल है QB जिसको मूव कराना है, इनटू पॉइंट B पर पोटेंशियल, इनटू पॉइंट B पर पोटेंशियल। तो B पर पोटेंशियल कितना होगा बताइए। तो ये QB तो ठीक है, B पर पोटेंशियल मैं दो तरीके से लिखूंगा, एक जो ये Q1 बनाएगा और दूसरा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो Q1 कितना बनाएगा, आंसर इज K Q1 बाई R के बराबर, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, ये जो दूसरा बाहर से पड़ा हुआ ये जो चार्ज पार्टिकल है वो कितना पोटेंशियल बनाएगा। तो उस पोटेंशियल को आप बिल्कुल इसी स्टाइल से लिख लेंगे, इसी स्टाइल से कि वो VB इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ E डॉट dr इंटीग्रेशन इंफिनिटी से RB तक, ये A लिखा हुआ है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दूसरा जो पोटेंशियल होगा यहां, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ E डॉट dr इंफिनिटी से RB तक, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया क्या, टोटल वर्क डन आ गया, मतलब ये आपका पहला वर्क डन था और ये आपका दूसरा वर्क। तो देयरफॉर जो हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, देयरफॉर मैं इधर लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू वर्क 1 प्लस वर्क 2, ठीक है। तो ये लीजिए, ये Q1 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट A प्लस Q2 इंटू पोटेंशियल एट B प्लस K Q1 Q2 बाई R के बराबर। यहां पर मैंने VA का एक्सप्रेशन लिख दिया है, सिमिलरली VB का भी एक्सप्रेशन मैं फिर से लिख देता हूं, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ E डॉट dr इंफिनिटी से B तक, इंफिनिटी से B तक, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगा पूरे सिस्टम का। ये VA और VB की वैल्यू डाल देंगे ना, VA ये रहा, VB ये रहा, या इन दोनों वर्क्स को ऐड कर दीजिए बस सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारे पास किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन मैं लिख ही देता हूं, तो ये लीजिए भाई, ये है हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। मैंने लिख दिया है कि ये पहला चार्ज इनटू ये पॉइंट A का पोटेंशियल है, इंफिनिटी से पॉइंट A तक चार्ज पार्टिकल को लेकर आने का ये वर्क है W1, मतलब ये पूरा क्या है, दिस होल थिंग इज W1 और ये पूरी चीज है W2। W2 में दो पार्ट है, पहला उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट का वर्क, वो ये रहा Q2 इंटू माइनस टाइम्स ऑफ E डॉट dr प्लस ये K Q1 Q2 बाई R, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये देखिए अगला लास्ट टॉपिक है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा है कि ये है हमारे पास कोई बाहर से आने वाली एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास पहले ये डाइपोल ऐसा रखा हुआ था, ये थी डाइपोल की इनिशियल पोजीशन, इनिशियल शुरुआत में डाइपोल ऐसा रखा हुआ था, फिर आपने क्या किया, इस डाइपोल को घुमाकर ऐसा कर दिया, ऐसा, ठीक है, रोटेट कर दिया डाइपोल को। तो शुरुआत में ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज, ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट है P और ये P वेक्टर ऐसा डायरेक्टेड है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो शुरुआत में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल था θ1, आपने इसे घुमा दिया डाइपोल को, ये ऐसा रोटेट कर दिया ऐसा। तो बाद में ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल θ1 से चेंज होकर हो गया है θ2। कितना हो गया, θ2 हो गया। तो ऐसा करने में किसी एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ा। यदि मैं आपसे ये वर्क डन की वैल्यू पूछ लूं तो ये वर्क डन कितना बताएंगे, बताइए। तो जैसे 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 डाइपोल घूम रहा है वैसे 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 थीटा बदल रहा है, जैसे 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 थीटा बदल रहा है वैसे वैसे डाइपोल के ऊपर काम करने वाला टॉर्क बदल रहा है। क्योंकि टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या था, तो टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा था। अब थीटा बदलेगा तो टॉर्क बदलेगा या नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। आ रही बात समझ। तो थीटा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो यहां पर वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे एक छोटा सा वर्क dW इज इक्वल टू टॉर्क
इंटू एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। ऐसे जितने भी डी थीटा एंगल होंगे उन सब में ऐसा ही छोटा छोटा डी डब्ल्यू वर्क हुआ होगा। एक काम करते हैं, सारे ऐसे ही छोटे छोटे वर्क को जोड़ देते हैं। कहां से कहां तक? θ1 से θ2 तक। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो ये टोटल वर्क डन कितना आ गया बताइए? तो टॉर्क का एक्सप्रेशन है PE sin थीटा डी थीटा, कीजिए इंटीग्रेट θ1 से θ2 तक। तो ये P और E तो ठीक है, कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यूनिफॉर्म ले रखा है, डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताइए, माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा, ये θ1 से θ2। यहां ध्यान रखिएगा कि θ1 आपका इनिशियल एंगल है और θ2 फाइनल एंगल। तो बताइए ये वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या आ गया? वर्क डन इज इक्वल टू PE माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ θ2 माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ θ1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया PE कॉस ऑफ θ1। ये किसका वर्क डन है? ये वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल है। शुरुआत में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, ये θ1 क्या है? तो दिस इज इनिशियल एंगल, और θ2 फाइनल एंगल। ऑलराइट। तो ये वर्क डन की वैल्यू है, ये तो वर्क डन तक का डेरिवेशन है। अब यदि आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है डाइपोल का इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहां पर एक छोटा सा आप एजम्पशन सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं। मैं उस एजम्पशन के पीछे का लॉजिक भी आपको देता हूं। ऐसा है कि यदि θ1 आपका 90 डिग्री का, कितने का? 90 डिग्री। मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और डाइपोल ऐसा पड़ा है, ठीक है? θ1 कितना है? 90, और θ2 आपका कोई सा भी जनरल एंगल है थीटा, ठीक है? तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है डाइपोल को घुमाने में, ये कंजर्वेटिव फील्ड में हो रहा है या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में? कंजर्वेटिव फील्ड में। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा? कंजर्वेटिव फील्ड में किया जाने वाला वर्क वेस्ट नहीं जाता है, वो इसी सिस्टम के पास रहेगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है? तो ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि दिस इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, and this is equal to PE cos of 90 minus cos of any general angle theta। शुरुआत में ऐसा था इनिशियली, मतलब इनिशियली डाइपोल मोमेंट ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। अब फाइनली आपको जो थीटा पे करना है, मतलब इससे क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक है? तो ये cos 90 की वजह से ये वाला टर्म कितना हो गया? 0। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 0। θ1 इनिशियल एंगल था, तो उसके करस्पॉन्डिंग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैंने कितना लिख दिया? 0। तो देयरफॉर ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग सिर्फ U से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ PE कॉस ऑफ थीटा। आई बात समझ? ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ P डॉट E भी लिख सकते हैं कि P वेक्टर डॉट E वेक्टर, A डॉट B इज इक्वल टू A B कॉस थीटा होता है ना, ठीक है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्केलर प्रोडक्ट है, माइनस टाइम्स ऑफ P डॉट E है। ओके, तो ऐसा क्यों किया कि ये शुरुआत में थीटा हम लोगों ने 90 मान लिया, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 असाइन कर दिया। तो इट इज समथिंग लाइक कि जैसे पोटेंशियल एनर्जी की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से आप यदि सोचें कि शुरुआत में ये दोनों चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी पर पड़े थे, ठीक है? कौन कौन? नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, ठीक है? तो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से यहां तक लेकर आने में जितना वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से यहां तक लेकर आने में एग्जैक्टली उतना ही ऑपोजिट नेचर का वर्क करना पड़ेगा। तो इट इज समथिंग लाइक कि इंफिनिटी से इन दोनों चार्ज पार्टिकल को उठाकर परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में सेपरेट करने पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अरे ये बात समझ भाई, दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से ऊपर नीचे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जितना वर्क नेगेटिव के लिए हुआ पॉजिटिव के लिए एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड में उतना ही नेचर में अपोजिट हो गया। तो नेट वर्क डन यहां तक तो 0 है, तो बस यहां से अब अलाइनमेंट चेंज करने में किसी एंगल थीटा पर रोटेट करने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन विल बी चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E के बराबर आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं कंडक्टर का, ठीक है? पहली बात तो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0 होता है, ठीक है? ये हम लोगों ने डिस्कस किया भी सही कि ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है,
तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 0। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कंडक्टर के अंदर कोई सा भी जो दो पॉइंट है एक्स और वाई, तो वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पॉइंट एक्स का पोटेंशियल विल बी सेम एज पॉइंट वाई का पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टेड होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो एक्स और वाई के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना होने की वजह से यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। समझ गए? दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जैसे इस कंडक्टर के ऊपर सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपने मान लेते हैं कुछ Q यूनिट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो चार्ज डेंसिटी इस कंडक्टर के अलग अलग सरफेस पर अलग अलग पॉइंट का होगा। ठीक है, जो इस कंडक्टर के शार्प एजेस होंगे, शार्प जो नुकीले वाले एजेस होंगे, वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्लैटर सरफेस। मतलब यहां ये जैसे सबसे शार्प एज है, ये एक शार्प एज, तो यहां पर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। यहां पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, यहां पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2, यहां पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 3। तो ये जो सिग्मा होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। मेरे कहने का मतलब है एक ऐसा एज है तो यहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो एज कंपेयर टू ऐसे सरफेस। ठीक है, आई बात समझ? तो अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जस्ट आउटसाइड वैसा नॉर्मल है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नॉर्मल है, यहां पर ऐसा नॉर्मल है, यहां पर ऐसा नॉर्मल है, यहां पर ऐसा और यहां पर ऐसा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के जस्ट बाहर, तो कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन यहां पर मैं सिग्मा ना लिख करके क्या लिख दूंगा, सिग्मा 1। यहां पर कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा 3 बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई यहां पर पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 आर लोकल चार्ज डेंसिटीज। ठीक है, चलिए। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। पता ही है चार्जेस कहां मिलते हैं आपको, तो कंडक्टर के बल्क में कभी नहीं, इसके आउटर सरफेस पर ही चार्जेस होते हैं। पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर, डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, कि फील्ड 0 है तो पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट है, या पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन दी सरफेस चार्ज डेंसिटी, या ऑब्वियसली मैंने मैग्नीट्यूड लिख ही दिया है। ठीक, आप इसको चाहें तो गॉस लॉ लगा करके प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, कि जहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आखिरी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? देखिए, जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर एक कैविटी मान लेता हूं, ये है कैविटी इनसाइड कंडक्टर, मतलब मटेरियल का है यहां पर ये मेटल। ठीक है, इस कंडक्टर पे मान लेते हैं आप लोगों ने कुछ चार्ज डाल दिया Q। ठीक है, तो ये चार्ज ऑब्वियसली कहां दिखाई देगा बताइए, तो कंडक्टर के आउटर सरफेस पर। कहीं पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, कहीं पर चार्ज डेंसिटी कम। ठीक, एक काम करते हैं, इस कंडक्टर के अंदर बल्क में यहां पर एक चार्ज रख देता हूं Q1। ठीक है, तो इस Q1 की वजह से इसके इनर सरफेस पर माइनस Q1 इंड्यूस होगा और इसके आउटर सरफेस पर प्लस Q1 इंड्यूस होगा। तो आपने इसे दिया था Q और इंड्यूस चार्ज है प्लस Q1। ठीक है ना? ओके, एक और आखिरी बात कि यहां पर एक तीसरा चार्ज रख देता हूं Q डैश। इस Q डैश की वजह से क्या होगा, तो इस Q डैश की वजह से ये जो कंडक्टर है यदि पॉजिटिव है, तो ये इधर कुछ चार्जेस इंड्यूस कर देगा नेगेटिव नेचर का, और ये कुछ इधर चार्जेस इंड्यूस कर देगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या? ठीक है, सबसे पहली बात कि ये कंडक्टर था, कंडक्टर पर चार्ज आपने क्यों दिया, तो वो चार्ज कहां चला गया, आउटर सरफेस पर। ऑलराइट, अंदर एक कैविटी है, कैविटी में चार्ज रखा Q1, तो उस Q1 की वजह से उस कैविटी के इनर सरफेस पर चार्ज आ गया माइनस Q1, आउटर सरफेस पर चार्ज आ गया प्लस Q1। तो अब आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है, आपने दिया था कैपिटल Q और Q1। ऑलराइट, अब इसके बाहर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल और है, दैट इज Q डैश। तो इस Q डैश की वजह से कुछ नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस होंगे
और कुछ पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड इंड्यूस होंगे। ठीक, अब सुनिएगा, इस Q डैश का कोई भी रोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में या कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में कोई भागीदारी कंडक्टर के अंदर नहीं होगी। मतलब कंडक्टर के अंदर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली होगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस Q डैश की वजह से नहीं होगा। आ रही है बात समझ? ठीक है, इसी तरीके से इस कंडक्टर के बाहर कहीं पर भी, इस कंडक्टर के बाहर कहीं पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो सरफेस पर पड़े हुए चार्ज और सरफेस के बाहर रखे हुए चार्जेस की वजह से होगी। यानी बाहर किसी पॉइंट पर कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से नहीं होगा। यानी कंडक्टर के अंदर जो रखा हुआ कैविटी में जो चार्ज है वो बस कैविटी वाले रीजन तक ही चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। आ रही है बात समझ? और ये जो बाहर वाले चार्जेस हैं वो अब इधर बाहर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। ओके, इसी फेनोमेना को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। लेट मी रिपीट माई सेल्फ कि ये जो Q डैश है, इस Q डैश में कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस Q डैश की वजह से कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी वाले रीजन में नहीं है। और जो कैविटी के अंदर पड़ा हुआ चार्ज Q1 है, उसने बाहर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाया है, उसने बाहर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाया है। इसी चीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, चलिए